हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की। तो इस टॉपिक में हम डिस्कस क्या-क्या करेंगे। इसमें मीनिंग, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और साथ ही साथ इसके फीचर्स को डिस्कस किया जाएगा। किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में। आपसे फीचर्स पूछे जा सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोला जा सकता है या फिर इसका आपने मीनिंग एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो होंगे उनको डिस्कस करना है। इससे पहले मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कैसे डिवीजन ऑफ पावर होती है जब हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके बीच में हमें डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलती है। एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं 100 सब्जेक्ट। एक होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमें 61 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इस लिस्ट में हमें 52 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब ये जो यूनियन लिस्ट होगी, यानी कि केंद्र की जो सूची होती है, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। और जो स्टेट लिस्ट है, केंद्र सूची है, इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स का होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के ऊपर दोनों सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स कानून बनाते हैं। इससे होता यह है कि डिविजन्स ऑफ पावर हमें देखने को मिलती है, शक्तियों के बीच में विभाजन देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर की बात की जाती है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें, इसके अपोजिट क्या होता है, वो होता है सेंट्रलाइजेशन, यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर हमें ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखने को मिलती है, सारा कानून बनाने का अधिकार उन्हीं के पास होता है। तो ये तो हो गया अगर गवर्नमेंट है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में। हम अपने जो क्वेश्चन है उसके कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि कैसे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके बीच में जो पावर्स होती हैं वो कैसे डिवाइड होती है, वहां पे जो स्टाफ होता है उनके बीच में। तो सेंट्रलाइजेशन की बात की जाए या डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए, गवर्नमेंट्स के लिए हमेशा एक चैलेंजिंग वाला टास्क रहता है कि किसको ज्यादा प्रमोट किया जाए। यानी कि जो भी गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे मैक्सिमम केंद्रीकरण होना चाहिए या विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी है। यहाँ पे हम प्राइमरली बात करेंगे कि कैसे जो शक्तियां होती है उनको कैसे आगे विस्तृत किया जाता है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो स्पेसिफिकली बात करें सेंट्रलाइजेशन की, तो ये बात करता है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो शक्तियां हैं वो एक ही जगह पर केंद्रित रहेंगी, या जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो टॉप अथॉरिटी के पास ही रहती है। जो भी बड़े बड़े डिसीजन होंगे, जो भी पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस होता है, वो कुछ ही लोगों तक सीमित होता है। और अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, विकेंद्रीकरण की, तो वहां पर बात की जाती है ग्रेटर डिस्पर्शन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो शक्तियां होती हैं उनका हमें ज्यादा से ज्यादा विभाजन देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है। तो शुरू करेंगे इसके एडवांटेजेस से कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहले जो यूनिफॉर्मिटी होगी वो हमें देखने को मिलती है। कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है, कोई भी फंक्शंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर लिमिटेड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होंगे तो आप मान के चलो कि उसमें डिसीजन में ज्यादा भेदभाव विचारों में नहीं देखने को मिलेगा। तो आप मान के चलो कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे। तो उसका अपोजिट यही रहेगा कि यूनिफॉर्मिटीज हमें उन पॉलिसीज में, फंक्शंस में देखने को मिलेगी, जिसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो टॉप लेवल की हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, जो अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी, वो अपने जो इफेक्ट होता है अचीव करने में काफी सक्सेसफुल रहती है। यानी कि जो भी उनका कंट्रोल होगा वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। और अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो हमें काफी इकोनॉमिकल भी देखने को मिलता है, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है ये काफी लिमिटेड हो जाएगा। जो सेंट्रलाइजेशन होता है वैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल सक्सेसफुल रहता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आप मान के चलो कि सेंट्रलाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल हमें नहीं होते हुए देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर कुछ ही लोगों के द्वारा
कानून बनाने का काम किया जाता है, तो आप मान के चलो कि क्लैरिटी अबाउट सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि जो एजेंसीज़ होती हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको ये चीज़ अच्छे से पता रहती है कि उनको जो डायरेक्शंस आएँगी, वो कहाँ से आएँगी। अगर मान लो एक ही डायरेक्शन, एक ही काम 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के द्वारा एक व्यक्ति को बोला जा रहा है करने के लिए, तो वो डाउटफुल रहेगा कि किसकी बात उसे माननी है और किसकी बात को इग्नोर करना है। अगर सेंट्रलाइज़ेशन रहेगा, तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भी वहाँ पे हमें जो हायर अथॉरिटी होगी, डिसीज़न मेकिंग बॉडी होती है, उनका देखने को मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कि जो भी डिसीज़न्स हैं, सिर्फ़ उन्हीं के द्वारा लिए जाएँगे। तो काफ़ी वो अपना ध्यान जो होता है, बड़े डिसीज़न के ऊपर लगाते हैं ताकि जो उनकी कंपनी है, अच्छे से ग्रो कर सके। देन इफेक्टिव स्टेटस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अगर सेंट्रलाइज़ेशन होगा, तो आप मान के चलो कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है, जो हायर अथॉरिटी होती है, वो काफ़ी प्रभावशाली होती है। वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में अपना बना के रखते हैं। सारे जो वर्कर होते हैं, वो उनकी बात को मानते हैं क्योंकि अल्टीमेट पावर जो होती है, उन्हीं के पास हमें देखने को मिलती है। एंड साथ ही साथ जहाँ पर सेंट्रलाइज़ेशन होगा, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, वहाँ पे जो लीडरशिप होती है, वो काफ़ी मैच्योर्ड होती है। यानी कि वो काफ़ी प्रभावशाली तरीके से काम करते हुए हमें देखने को मिलती है और इसका जो रिज़ल्ट होता है, ऑर्गनाइज़ेशन की सक्सेस में हमें देखने को मिलता है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। अगर किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में सेंट्रलाइज़ेशन है, तो इसके फ़ायदों के साथ नुकसान भी होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। जो शक्तियों का विभाजन होता है, वो एक समान नहीं होता। कुछ लोगों तक पावर जो होगी, वो बहुत ही ज़्यादा केंद्रित होती है, यानी कि जो कानून बनाने के अधिकार होंगे, डिसीज़न मेकिंग पावर होती है, वो कुछ लोगों के पास तो बहुत ही ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास बिल्कुल सीमित मात्रा में ये अधिकार होते हैं। तो एक भेदभाव वाली फीलिंग आती है सभी के मन में। उसके बाद रिजिड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो प्रशासनिक ढांचा होता है, वो कई बार हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी रिजिड बन जाता है। जो एक काम काफ़ी आसानी से भी हो सकता था, मगर सेंट्रलाइज़ेशन के कारण वो आसानी से नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो वो डिपार्टमेंट के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए सही साबित नहीं होता है। और कई बार क्या होता है कि जब मान लो किसी व्यक्ति को उसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं होगी, यानी कि जो पावर्स होंगी एक ही जगह पर सेंट्रलाइज़्ड हो जाएँगी, तो ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, यानी कि अब्यूज़ ऑफ पावर, शक्तियों का गलत इस्तेमाल। तो इसका खामियाजा जो संस्था होगी, ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको भुगतना पड़ेगा। जो वर्कर हैं, वो काफ़ी इससे बैडली इम्पैक्ट होते हैं। तो ये भी एक इसका नुकसान होता है। फ्रस्ट्रेशन अमंग द फील्ड स्टाफ। तो जो भी फील्ड स्टाफ होता है, अगर एक ही व्यक्ति या कुछ एक लिमिटेड पर्सन से उनको डायरेक्शंस आ रही हैं, तो कई बार उनको ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाता है कि उनको डिक्टेट किया जा रहा है, यानी कि डिक्टेटरशिप की तरह उनसे काम लिया जा रहा है। उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट किया जाता है कि आपने कैसे काम करना है। उनसे बिल्कुल भी डिसीज़न मेकिंग में उनका रोल जो होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर उनको लगता है। देन फेल्स टू अंडरस्टैंड द लोकल प्रॉब्लम्स। होता ये है कि कई बार जो हायर अथॉरिटी होती है, जैसे हम बात करें सिविल सर्वेंट्स की, किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वो यूजुअली उनकी जो ट्रांसफ़र होती है 2 से 3 साल अक्सर हमें देखने को मिलती है, कई बार इससे जल्दी भी हो जाती है। तो जिस एरिया में वो जाते हैं, उनके पास उस एरिया का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोकल प्रॉब्लम्स को कई बार अच्छे से नहीं जानते। दूसरी तरफ जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनका ऐसा है कि जब से उनकी जॉइनिंग होती है और रिटायरमेंट तक वो वहीं रहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। जैसे कि क्लेरिकल स्टाफ में, अगर एक बार किसी की जॉइनिंग होती है, तो मान के चलो कि वहाँ पे ही उसी डिपार्टमेंट में, उसी शहर में ही उसकी रिटायरमेंट भी होगी। तो उसके पास काफ़ी लंबा अनुभव होता है और साथ ही साथ कई बार वो वहाँ के ही वसनीक होते हैं, परमानेंट तौर पे वो वहाँ पे ही रहते हैं। तो काफ़ी उनको अच्छे से लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है। तो ऐसे में वो अच्छे से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूँढ के दे सकते हैं। मगर जो होता है सेंट्रलाइज़ेशन, तो लोकल प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे ही खड़ी रहती हैं। देन लिमिटेड डेलीगेटेड ऑफ अथॉरिटी।
तो जो शक्तियां होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, ये कुछ ही लोगों तक सीमित होती है। डेलीगेट मतलब लिमिटेड डेलीगेट, यानी कि जो कानून बनाने का अधिकार होते हैं, जो भी नीतियां बनाने के अधिकार होते हैं, ये ज्यादा लोगों के बीच में नहीं डिवाइड किए जाते, यानी कि जो शक्तियां होती है सीमित लोगों तक ही केंद्रित रहती हैं। उसके बाद अननेसेसरी डिलेज। अननेसेसरी डिले का मतलब कि जो अ, कानून बनाने का काम कर रहे हैं, नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, उनके पास कई बार वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि कुछ काम के ऊपर उनका अच्छे से ध्यान नहीं जा पाता या वो टाइम नहीं दे पाते। जिसका नतीजा ये निकल के आता है कि कुछ काम बहुत ज़्यादा डिले होते रहते हैं। देन जो अ, ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी ग्रोथ में कई बार जो सेंट्रलाइज़ेशन माइंड सेटअप होता है कुछ वर्कर्स का, जो हायर अथॉरिटी है, वो अपने ही तरीके से काम करते हैं। तो अच्छे से उनको कई बार पता भी नहीं चलता कि क्या-क्या खामियाँ उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन में है, क्या उनके ऑर्गेनाइज़ेशन के इंस्टीट्यूट की डिमांड है, वो अच्छे से नहीं जान पाते। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसकी ग्रोथ कहीं न कहीं सीमित हो के रह जाती है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिसेंट्रलाइज़ेशन अगर होगा तो उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे इसका जो महत्वपूर्ण फ़ायदा है, वो ये कि लाइटन्स द वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज़ेशन में क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है, डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी, उन्हीं के द्वारा होती है, पॉलिसी मेकिंग जो काम होगा, वो भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। मगर जहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, वहाँ पर हम देखेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो फर्दर अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास। तो सबॉर्डिनेट को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। तो इसका नतीजा ये निकल के आता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होती है, वो काफ़ी रिलैक्स फ़ील करते हैं और जो भी करते हैं फिर काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। काफ़ी स्पेयर टाइम उनके पास बचता है। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन एंड डिस्पोज़ल ऑफ वर्क। तो क्योंकि अब उनके पास लिमिटेड वर्क होता है करने के लिए, तो उसका नतीजा ये निकल के आता है कि जो भी उनके पास काम होगा, वो जल्दी से करने की सिचुएशन में होते हैं। तो ये भी काफ़ी प्लस पॉइंट इसका होता है। इंक्रीज़ मोटिवेशन अमंगस्ट सबॉर्डिनेट। तो जो भी सहायक होते हैं, जो हायर अथॉरिटी के साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनको भी ऐसे लगता है कि उनकी भी अब उनकी ऑर्गेनाइज़ेशन में इन्वॉल्वमेंट है। अगर उनको भी कानून बनाने के अधिकार कुछ हद तक, कुछ स्तर तक दे दिए जाएँगे, तो वो हमेशा मोटिवेट फ़ील करेंगे। थ्रू आउट मोटिवेट फ़ील करने का कारण ये होगा कि उनको लगता है कि अब उनकी भी ज़रूरत हमेशा रहती है उनकी संस्था में। तो इसी कारण वो अपना 100% देने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगर वो भी डिसीज़न मेकिंग में अपनी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, तो आप मान के चलो कि लॉन्ग टर्म अगर किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में ऐसे होता है कि तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी पॉज़िटिव रहता है। इनफैक्ट जो लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होती है, वो बाकी हमें सबॉर्डिनेट्स में भी देखने को मिलती हैं। सेंट्रलाइज़ेशन में क्या होगा कि जो लीडरशिप वाले स्किल्स होते हैं, वो कुछ ही सीमित लोगों तक हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकियों को कानून बनाने के काम में इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया जाता, डिसीजन मेकिंग में उनकी किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होती। देन प्रमोट इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल। जब सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो कोशिश करेंगे कि हर वक़्त अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनको अगर कहीं पे भी लगता है कि जो बाकी वर्कर हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे या खुद भी वो लगता है कि शायद वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पूरी कोशिश करती हैं तो कि इसको ओवरकम किया जाए, इस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। तो ये सारे उनके फ़ायदे होते हैं। साथ ही साथ अगर मान लो कोई बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज़ेशन होना ही होना चाहिए। कारण ये है कि हर एक छोटे से छोटे काम के लिए आप कुछ ही सीमित जो हायर अथॉरिटी होगी उनके पास नहीं जा सकते। तो डिस्पर्शन ऑफ पावर अगर होगा, तो आप मान के चलो कि काम में डिले हमें नहीं देखने को मिलेगा और जल्दी से जल्दी काम होते हुए हमें देखने को मिलेगा। देन रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन कम्युनिकेशन। इसका मतलब कि कई बार क्या होता है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन निचले स्तर पर किसी को मिलती है, तो वहाँ पे ही कानून अगर बना दिया जाए, वहाँ पे ही डिसीज़न ले दिया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हायर अथॉरिटी के पास उस छोटे से इश्यू को लेके जाना पड़े और ये तभी संभव है अगर डिसेंट्रलाइज़ेशन हमें देखने को मिलता है। मगर सेंट्रलाइज़ेशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, छोटे से छोटे काम के लिए भी बार-बार हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। देन एग्ज़ीक्यूटिव डेवलपमेंट।
तो एग्जेक्टिव में हम देखते हैं कि जो सारी हायर अथॉरिटी होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, जो बड़े ऑफिसर हैं, जो छोटे ऑफिसर हैं, उन सभी को इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आप मान के चलो कि सभी का जो विकास है, वो हमें होते हुए देखने को मिलेगा। आगे, प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लोग हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको डेमोक्रेसी की एग्जांपल दूँगा। अक्सर ये बोला जाता है कि लोकतंत्र तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों की नहीं होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी कुछ इसी तरीके से बात की जाती है कि उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं, उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होनी चाहिए और ये तभी संभव होगा जब उनको भी कुछ हद तक, कुछ स्तर तक डिसीजन मेकिंग पावर दे दी जाएँगी। तो वो भी अपने आप को काफ़ी इन्वॉल्व्ड समझते हैं। इसी के साथ-साथ अडॉप्टिंग ऑफ लोकल नीड्स। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो क्लेरिकल स्टाफ होता है, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जिस एरिया में वो नौकरी करते हैं, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें यही देखने को मिलता है कि वहाँ पे ही वो रहते हैं। तो उनको अपने एरिया की जो भी इश्यूज़ होते हैं, वो अच्छे से पता होती हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, जो भी लोकल नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने के लिए। देन गवर्नमेंट एट डोरस्टेप। अगर डिस्पर्शन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, तो काम क्या होगा? सबॉर्डिनेट्स के द्वारा भी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली एक किसी क्लर्क के पास जाते हो, तो वो भी अगर उसके पास कुछ हद तक पावर होंगी, तो इमीडिएटली वो आपका सॉल्यूशन ढूँढ के उसी वक़्त दे देगा। अगर मान लो रेड टेपिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? किसी एक इंडिविजुअल के पास आप अपना काम किसी ऑफ़िस में लेके जाते हो, तो अगर उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, तो वो स्टेप्स फुलफिल होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो उस टाइम में क्या होगा कि आपको एक डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है कि एक छोटा-सा भी अगर आपने काम करवाना है, तो बार-बार आपको एक ही ऑफ़िस में आना पड़ता है। मगर जहाँ पर शक्तियों का विभाजन होगा, कुछ हद तक पावर जो होंगी, क्लेरिकल स्टाफ के पास भी दे दी जाएगी, डिसीज़न मेकिंग पावर उनके हाथ में भी होगी, तो वो आपका काम जल्दी करके देंगे। तो आपको एक ऐसी फीलिंग आएगी कि गवर्नमेंट के पास आप गए, जो भी उनके ऑफ़िस है, उन्होंने इमीडिएटली जो काम था आपका कर दिया। मगर इसके साथ-साथ बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, अगर डिसेंट्रलाइज़ेशन किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में होता है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कोऑर्डिनेशन की, तालमेल अच्छे से नहीं बिठा पाते। एक काम जो होगा, वो मान लो अगर 4 अलग-अलग पर्सन्स के पास जाएगा, एक फाइल जो होती है, जाती है, तो वहाँ पर उनके जो विचार होते हैं, उनके बीच में हमें देखने को मिलता है कि भेदभाव होता है। तो अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाते। कम्युनिकेशन की कई बार समस्या आती है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जो काम होगा, वो अच्छे से होते हुए हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। अगर मान लो सेंट्रलाइज़ेशन होता, तो ये वाली नौबत, दिक्कत आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज़ेशन हो, तो हमें बहुत सारे जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर उनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उनको सैलरी भी पे करनी पड़ती है, जो कि एक काफ़ी एक्सपेंसिव सिस्टम रहता है। देन डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। कई बार क्या होता है कि एक ही काम 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि जो उनकी पावर पावर ऑफ क्लैश की तरह सिचुएशन बनती है, या कई बार होता है कि ये चीज़ समझ ही नहीं होती हर एक को कि किसके द्वारा ये काम किया जाना चाहिए था। तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ हमें सेंट्रलाइज़ेशन में नहीं देखने को मिलती। क्या? क्योंकि वहाँ पर सीमित लोगों के द्वारा ही सारे काम किए जाते हैं, तो हर एक को अपना काम अच्छे से पता होता है। जहाँ पर मैक्सिमम लोगों को डिसीज़न मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा, वहाँ पे इसके चांसेस हमेशा ज़्यादा बने रहते हैं। देन लैक ऑफ यूनिफ़ॉर्मिटी। तो एक जो विचार होते हैं, उनमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हमें देखने को मिलते हैं। कारण इसका ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा किसी भी काम में, जितने ज़्यादा दिमागों को इन्वॉल्व किया जाएगा किसी भी काम में, तो उसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अच्छे से काम या बहुत ही जल्दी से काम होते हुए हमें नहीं देखने को मिलता है। गैप्स इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में गैप के बहुत सारे कारण हो सकता है। एक तो ये है कि 2 ऑफिसर हैं, उनके बीच में सुपीरियरिटी की फीलिंग होती है, या ये हो सकता है कि उनके आपसी मतभेद हो सकते हैं।
या ये हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल की जो नेचर है वो ही रिजिड है, वो ही दूसरे पर्सन के पास काम लेके नहीं जाता। मगर अल्टीमेटली जो नुकसान है, वो ऑर्गनाइज़ेशन का होगा, अल्टीमेटली जो नुकसान है, वो कॉमन पीपल का ही हमें देखने को मिलता है। देन चांसेस ऑफ अब्यूसेस ऑटोनॉमी, तो कई बार शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी कर दिया जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कई बार सरकारी ऑफ़िस में जो अननेसेसरी डिले है, वो हमें देखने को मिलता है। कारण ये है कि कुछ जो ऑफिसर होते हैं, जो काम ड्यू टाइम पे होना चाहिए था, वो नहीं करते हैं। यानी कि बेवजह किसी काम को डिले करते जाते हैं, जिसका नतीजा जो होगा, वो ये कि जो आम लोग हैं, उससे वो बुरी तरह प्रभावित होते हैं। देन वीक ड्यूरिंग क्राइसिस, अगर मान लो कि किसी भी तरह की कुदरती आपदा आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लो डिसेंट्रलाइजेशन है, 4 बंदों से एक छोटे से काम के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसी सिचुएशन में डिसेंट्रलाइजेशन काम नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि इमीडिएटली काम एक ही बंदे के द्वारा हो जाए, तो डायरेक्टली काम शुरू हो जाए, जो भी एक्शन करना है, उसकी तरफ काम बढ़े। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक फीचर्स, सेंट्रलाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट की। यहाँ पे हमें कुछ ही लोग देखने को मिलते हैं टॉप मैनेजमेंट में, जो बड़े-बड़े डिसीजन होते हैं, उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। लोगों की जो भी समस्याएँ हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा ही सुनी जाती हैं। सबॉर्डिनेट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं देखने को मिलता। जो एजेंसी होती है, उनका मतलब रोल जो होगा सिर्फ यही होता है कि हायर अथॉरिटी की जो भी डायरेक्शंस होती हैं, उनकी डायरेक्शंस को फॉलो किया जाए। देन मेकिंग डिसीजंस ओनली इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, जो भी डिसीजन मेकिंग काम होगा, वो कुछ ही लोगों तक ही सीमित होता है। और बाकी जैसा हमने बोला कि जो सबॉर्डिनेट होंगे, उन्होंने सिर्फ डायरेक्शंस को फॉलो करना है हायर अथॉरिटी की। उनको इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया जाता। देन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम द अपर लेवल टू लोअर लेवल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करती है फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। यहाँ पे हम देखेंगे कि हायर अथॉरिटी जो होगी वो कानून बनाने का काम करती है और डायरेक्टली जो कानून होगा वो लागू होता है। अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन क्या करती थी कि कानून ऊपर बनता था, ये टॉप लेवल है, यहाँ पे कानून बना और उसको बॉटम लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है? मगर अब हम इसके बिल्कुल अपोजिट देखते हैं। अब हमें प्लानिंग कमीशन तो नहीं देखने को मिलती, वो बॉडी अबॉलिश हो चुकी है। उसकी जगह हमें देखने को मिलती है नीति आयोग। नीति आयोग जो है, वहाँ पे क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे नीतियों का निर्माण होता है, यानी कि इसको हम बॉटम लेवल बोल देंगे और उसके बाद जो टॉप लेवल होगा, वहाँ पे वो नीतियों का जो भी कामकाज होगा, उसके ऊपर कानून बनने का काम होता है। यानी कि यहाँ पे लोगों से पूछा जाता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो कानून बनाने का काम करते हैं। तो सेंट्रलाइज़ेशन में जो पावर होती है वो अपर से लोअर लेवल ही फ्लो करती है। उसके बाद लॉन्गर टाइम टू मेक डिसीजंस। कई बार क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटी होती है, वो इतने ज़्यादा कुछ लोग सक्षम नहीं होते कि जो डिसीजन है वो बहुत ही जल्दी ले सकें। तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा माइंड होंगे, तो किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी, सॉल्यूशन जल्दी निकलने के चांसेस भी उतने ही होते हैं। देन सेंट्रलाइज़ेशन इज़ सूटेबल फॉर अ स्मॉल ऑर्गनाइज़ेशन। अगर मान लो कोई संस्था छोटी है, तो आप मान के चलो कि वहाँ पर सेंट्रलाइज़ेशन ही सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कई बार हमें देखने को मिलता है कि जल्दी डिसीज़न की ज़रूरत पड़ती है। तो जल्दी डिसीज़न के लिए पावर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता और ये टाइम सेविंग भी रहता है, ये इकोनॉमिकल भी रहता है, यानी कि फाइनेंशियली भी आपकी काफ़ी बचत होती है। देन इनफ्लेक्सिबल इन नेचर, सेंट्रलाइज़ेशन होता है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो कुछ ही लोगों तक सीमित होती है, कई बार तो 1 या 2 व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके बारे में उनको अच्छे से जानकारी नहीं होती, मगर वो उसके ऊपर भी अपनी
जो भी दिमागी क्षमता होगी, सीमित दिमागी क्षमता, उसी के अनुसार कानून बना देते हैं या डायरेक्शंस दे देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो नहीं करती। आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो क्या-क्या फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले अगर कहीं पे भी शक्तियों का विकेंद्रीकरण है किसी भी पब्लिक पब्लिक ऑफिस में, तो हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, यानी कि वहाँ पे मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन है। तो अगर मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि जो भी काम किया जा रहा है, लोग उसमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी समझेंगे, और वो इस बात को अगर समझते हैं, तो फिर आप मान के चलो कि वो काम लोगों के लिए ही किया जा रहा है। देन एम्फेसिस ऑन बॉटम अप अप्रोच, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि बॉटम अप्रोच में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है और वो काम ऊपर बता दिया जाएगा कि अब उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, तो इसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। ये काम 2014 से जब नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट हुई है, तब से शुरू हुआ है। उससे पहले हमें देखने को मिलती थी प्लानिंग कमीशन। Then flexible to adopt to minor issues and changes। छोटे-छोटे बदलाव जो होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में आसानी से होते हैं, क्योंकि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है काफ़ी सारे लोगों की होती है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पार्टिसिपेशन मेक्स अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे, तो आप मान के चलो कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझेंगे। वो हमेशा समझेंगे कि वो भी लायबल है, जो भी काम किया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनकी कंपनी के द्वारा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनके अंदर भी फीलिंग डेवलप होती है, वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट है, वो ये होता है कि जो सारी ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर हैं, उनके बीच जो स्किल्स होते हैं, वो इम्प्रूव होती है। तो उनके अगर स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, तो ऑर्गेनाइज़ेशन की ग्रोथ होनी तय होती है। देन ऑर्गेनाइज़ेशनल चेंजेस इमर्जिंग फ्रॉम इंटरैक्शन। कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप के कारण भी बहुत सारे जो छोटे-छोटे काम भी होते हैं, वो नहीं हो पाते। अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो आप मान के चलो कि एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर कम्युनिकेशन होता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि वो ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम एक-दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ अपनी जो नॉलेज है, वो शेयर कर रहे हैं, जो भी डाउट्स होते हैं, वो शेयर करते हैं। अगर डाउट्स शेयर करेंगे, तो दूसरे बंदे से हमें सॉल्यूशन मिलने के भी चांसेस रहते हैं। अगर मान लो, जो हमारी संस्था है, उसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, तो एक-दूसरे की सलाह से, मशवरे से हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत बड़े बदलाव करने में कई बार सक्षम नहीं होता, या कई बार सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि बाकी लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे। सो अगर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन होगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, यानी कि अच्छी इंटरेक्शन होगी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है, वो होनी तय होती है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।